तो मैं सी करमबी लठवाल नाव द टैक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा टीडीएस के बारे में, यानी कि टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का जीएसटी में क्या रहेगा, किस किस तरीके से टीडीएस कटेगा, कब कटेगा, किस रेट से कटेगा और टीडीएस डिडक्टर पे को क्या करना होगा टीडीएस डिडक्ट करने के बाद। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिएगा हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि व्हाट इज़ टीडीएस। टीडीएस क्या है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज़ वन ऑफ द वे टू कलेक्ट टैक्स बेस्ड ऑन सर्टेन प्राइस ऑन द अमाउंट पेबल बाय द रिसीवर ऑफ द गुड्स और सर्विस। यानी कि जिस व्यक्ति ने गुड्स रिसीव किया या सर्विस रिसीव की है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसी स्पेसिफाइड परसेंटेज के हिसाब से जो अमाउंट वो गुड्स सेलर को, यानी कि जिसने सर्विस प्रोवाइड की हो उसको पे कर रहा है, उसका डिडक्ट कर लेता है और गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवा देता है। ये टीडीएस होता है। अब हम देखते हैं कि जीएसटी कानून के अंतर्गत जो टीडीएस है इसकी प्रोविज़न किस सेक्शंस में है और किस रूल्स में है। जीएसटी एक्ट का सेक्शन 51 और रूल 66 जो है वो टीडीएस के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं जो सेक्शन 51 है वो क्या कहता है। सेक्शन 51 कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एंड एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेन इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट में मैंडेट ए डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी और सच पर्सन और कैटेगरी of persons as may be notified by the government on the recommendation of the council to deduct at the rate of 1% from the payment made or credited to the supplier of taxable supply of goods or services or both, where the total value of supply under a contract exceeds 2,50,000 रुपीज़। यानी कि अब तक का जो हमने देखा है उसके अकॉर्डिंगली 3% को गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड कर दिया कि इन व्यक्ति को टीडीएस डिडक्ट करना है। और फोर्थ केस में उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई नोटिफिकेशन निकाल लें उसके अंदर जो पर्सन जिस पर्सन को हम बताएं कि इस पर्सन ने वो टीडीएस डिडक्ट करना, वो टीडीएस काटेंगे। किस रेट से काटेंगे? 1% से टीडीएस डिडक्ट करेगा सर्विस रिसीवर या गुड्स रिसीवर। किस पेमेंट पर डिडक्ट करेगा? यानी कि जो पेमेंट उसने सप्लायर को पे करनी है, क्रेडिट करनी है। और कब डिडक्ट करेगा? जब टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और बोथ दोनों की सप्लाई 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है इन ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर टैक्सेबल सप्लाई के वैल्यू यानी कि सर्विस की भी गुड्स की और दोनों को मिला के टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ही टीडीएस डिडक्ट करना होगा, अदरवाइज नहीं करना होगा। सेकेंडली एक प्रोविज़ो है जिसके अंदर ये बताया गया है कि यदि सप्लायर ऑफ लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज ए स्टेट, यानी कि एक स्टेट है और सर्विस रिसीवर किसी दूसरी स्टेट से बिलोंग करता है, उस केस में भी ये प्रोविज़न अप्लीकेबल नहीं है। अब जो हमने 2.5 लाख रुपए देखा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसकी गवर्नमेंट ने डेफिनेशन दी है एक्सप्लेनेशन के अंदर। उन्होंने बोला है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ deduction of tax specified above, the value of supply shall be taken as the amount exceeding the central tax, state tax, UT tax, IGST यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस इंक्लूडिंग इन द अबो। तो इस केस में जो उन्होंने वैल्यू ऑफ सप्लाई बताया, जो 2.5 लाख रुपए की वैल्यू हमने देखनी है वो एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स देखनी है, इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स नहीं देखनी है। यानी केवल और केवल यही टैक्स जो हमने उसमें से एक्सक्लूड करने हैं और बाकी के टैक्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। अब डिडक्टर ने टैक्स भी डिडक्ट कर लिया, वो क्या करेगा? आने वाले महीने के 10 दिनों के अंदर उस टैक्स को, उसकी लाइबिलिटी है जमा करवाने की, ये सेक्शन 51 सब सेक्शन 2 बोलता है। उसके बाद सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि जो टैक्स डिडक्टर है वो टैक्स डिडक्टी को एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा जो कि GSTR 7A के अंदर होगा। यदि वो टीडीएस सर्टिफिकेट विद इन टाइम इशू नहीं करता है टीडीएस डिडक्टर तो उसे 100 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम अप टू 500 रुपीज़ ईच एक्ट, यानी कि CGST और SGST एक्ट में दोनों में 5-5 हज़ार रुपये की मैक्सिमम उसको पेनल्टी लग सकती है। और जो टीडीएस डिडक्टर है
वो अपनी एक रिटर्न भी फाइल करेगा जो कि GSTR 7 के अंदर होगी। और TDS डिडक्टी जो TDS डिडक्टर ने TDS डिडक्ट किया है उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एक्सेप्ट करेगा और उसे क्लेम करेगा। उसके बाद यदि TDS डिडक्टर TDS जो उसने डिडक्ट किया है वो टाइम पर पे नहीं करता है, यदि यानी कि विद इन 10 डेज़ के अंदर वो पे नहीं करता है, तो उसे सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के तहत इंटरेस्ट पे करना होगा जिसका रेट 18% है। उसके बाद यदि वो TDS डिडक्टर को डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट करने में इस सेक्शन के अंदर, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सेक्शन 73 और 74 के अंदर उसके अगेंस्ट रिकवरी की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद यदि TDS डिडक्टर ने स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सेस TDS डिडक्ट कर लिया है तो वो अपना TDS क्लेम कर सकता है, यानी कि उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकता है जो कि सेक्शन 54 के अंदर है। यदि उसके अंदर एक कंडीशन है, यानी कि यदि जो TDS डिडक्टी है उसने उस TDS को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्लेम नहीं किया है, तब तक ही वो उसको TDS रिफ़ंड क्लेम कर सकता है, अदरवाइज़ वो रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकता। यदि TDS डिडक्टी ने उसको इलेक्ट्रॉनिक लेजर के अंदर क्लेम कर लिया है तो वो TDS डिडक्टर रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकता। ये था अपना जो सेक्शन 50। अब हमने इस सेक्शन 50 को ही क्वेश्चन आंसर की शेप में एक्सप्लेन किया है, जो कि इस प्रकार से है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन की अप्लीकेबिलिटी क्या है, ये सेक्शन कब से अप्लीकेबल है। ये सेक्शन 1/10/2018 से अप्लीकेबल है। इसकी अप्लीकेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने 50/2018 सेंट्रल टैक्स डेटेड 13/9/2018 को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की, जिसके अंदर इसकी अप्लीकेबिलिटी 1/10/2018 बताई गई है। उसके बाद ये सेक्शन किस किस व्यक्ति पर अप्लीकेबल है, यानी कि किस किस व्यक्ति को TDS डिडक्ट करना है। 3 व्यक्ति तो वही हैं, 3% तो वही हैं जो कि सेक्शन 50 के अंदर डिफाइन किए गए, यानी कि एक डिपार्टमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, गवर्नमेंटल एजेंसी। और थर्ड के अंदर उन्होंने बताया कि हम एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे, तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 50 रिलीज़ की। उसके अंतर्गत 3 एडिशनल पर्सन को बताया कि इन्होंने भी TDS डिडक्ट करना है। एक तो उन्होंने कोई भी अथॉरिटी, बॉडी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, लेकिन उस अथॉरिटी और बॉडी के अंदर गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा की इक्विटी होल्डिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए उस अथॉरिटी पर। सेकंड, एक सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, और जो सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक्ट 1860 और एनी अदर एक्ट, यानी कि सोसाइटी है, कई सारे स्टेट ने सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन के लिए अपना अलग से एक्ट बनाया गया है, जैसे कि हरियाणा के अंदर है द रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी एक्ट 2012, उसके अंदर भी रजिस्टर्ड है तो उसे भी TDS डिडक्ट करना है। और PSU, तो ये 3 पर्सन ये और 3 जो एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड किए गए थे, यानी कि कुल मिला के 6 पर्सन को TDS डिडक्ट करना है। अब ये TDS किस रेट से और कब डिडक्ट करना है, एक्ट कानून के सेक्शन में ही बताया गया है किस रेट से डिडक्ट करना है। 1% ऑफ CGST एंड 1% ऑफ SGST, और IGST के केस में 2%। किस अमाउंट पर, यदि टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ की जो वैल्यू है इन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो डिडक्ट करना होगा, अदरवाइज डिडक्ट नहीं करना होगा। अब हमने कुछ सिचुएशन बनाई है जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि किस किस सिचुएशन के अंदर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि कब कब TDS डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट है व्हेन द टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज एक्सीडिंग ₹2,50,000 अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, व्हेन देर आर मोर देन one contract and each contract is for supplying of rupees taxable goods or services or both value not exceeding ₹2,50,000. For example, ABC entered into 2 contracts for the supply of goods to a department value of ₹2,20,000 and second 2,30,000. No tax will be deducted as each taxable supply under a contract is not exceeding 2,50,000। यानी कि जो भी ये 2 कॉन्ट्रैक्ट है इनमें से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस केस में TDS डिडक्ट नहीं करना होगा। थर्ड, वेयर देर इज ए कॉमन कॉन्ट्रैक्ट फॉर टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंतर्गत एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी है और टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में जो टैक्सेबल सप्लाई है उसकी जो वैल्यू है वो
2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो इसलिए उस केस में भी ये TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है कि मैसर्स ABC लिमिटेड हैव सप्लाइड प्रिंटेड मटेरियल वैल्यू ऑफ रुपीज़ 2,30,000 अलॉन्ग विद बुक्स वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1,50,000 टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ए टैक्स इनवाइस हैज़ बीन रेज्ड फॉर रुपीज़ 3,80,000 प्लस GST अप्लीकेबल। इस केस में भी TDS नहीं लगेगा, TDS डिडक्ट नहीं करना होगा, क्योंकि जो टैक्सेबल सप्लाई है उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से कम है, जो कि 2,30,000 रुपये है। और जो बुक्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के थ्रू एग्जेम्प्टेड है, इसलिए एग्जेम्प्टेड आइटम पर भी GST एप्लीकेबल नहीं है। फोर्थ है गुड्स और सर्विस एग्जेम्प्टेड अंडर GST एक्ट, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज GST कानून के अंतर्गत एग्जेम्प्ट है या जिस पर GST एप्लीकेबल नहीं है, उन सभी पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। उन सभी की सप्लाई के लिए रिसीवर को TDS डिडक्ट नहीं करना होगा। उसके बाद यदि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन ए स्टेट और यूटी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट और यूटी वेयर द डिडक्टर इज रजिस्टर्ड, यानी कि जो सर्विस रिसीवर है वो किसी और स्टेट में है और सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई कोई दूसरा स्टेट है, तो भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि लोकेशन ऑफ सप्लायर इज पंचकूला एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आल्सो पंचकूला एंड जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने सर्विस रिसीव की हैं वो दिल्ली में के अंदर रजिस्टर्ड है, तो इस केस में ये TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद है ऑल एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 ऑफ द CGST एंड SGST एक्ट इन केस इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू हो तो उस केस में ये, और वो वैल्यू वो ट्रांजैक्शन जो है शेड्यूल 3 में कवर है, तो उसके लिए भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। वेयर द पेमेंट रिलेट टू ए टैक्स इनवाइस दैट हैज़ बीन इशूड बिफोर 1/10/2018, यानी कि 1/10/2018 से पहले जो टैक्स इनवाइस इशू किया जा चुका है उसके लिए भी, यानी कि उस पर भी ये टैक्स सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। या फिर 1/10/2018 से पहले जो एडवांस पे किया जा चुका है रिसीवर के द्वारा, यानी कि सर्विस या गुड्स रिसीवर के द्वारा, तो उस पर भी TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि सब्जेक्ट टू एडवांस अमाउंट, जितना एडवांस अमाउंट दिया है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यदि बाकी के अमाउंट पर एप्लीकेबल होगा यदि वो उस टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। वेयर द टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बाय द डिडक्टर, यदि डिडक्टर ने रिवर्स चार्ज पे करना है उस सप्लाई पर, तो भी TDS के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, यानी कि कोई भी सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को की है, तो उस केस में भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 के में बताई गई है। उसके बाद यदि कोई भी सप्लाई या गुड्स की या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को की गई है, तो उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 17/2018 सेंट्रल टैक्स डेटेड 23/10/2018 में बताई गई है। उसके बाद यदि कोई भी, अब इस सेक्शन के अंदर मेंशन 3 डिपार्टमेंट और अनदर 3 डिपार्टमेंट जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू बताए गए हैं, उनमें से कोई भी डिपार्टमेंट एक दूसरे को सप्लाई देता है, उस केस में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 61/2018 डेटेड 5/11/2018 एंड अनदर नोटिफिकेशन 73/2018 डेटेड 31 दिसंबर 2018 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट आर द रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द TDS डिडक्टर। TDS डिडक्टर को क्या GST के अंदर रजिस्टर होना कंपलसरी है? यस, उसको कंपलसरी है। वो कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर उसको उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाना है? सेक्शन 24 सब सेक्शन 7 के तहत उन्होंने 6 के तहत उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। सब्जेक्ट टू उसकी कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट हो, यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट उस पर अप्लीकेबल नहीं रहेगी। जो उसका 10 लाख रुपये का टर्नओवर है या 1 लाख रुपये का टर्नओवर है, 1 करोड़ रुपये का टर्नओवर, तो भी उसको GST नंबर लेना कंपलसरी है, यानी कि एज ए डिडक्टर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। सही, वो पहले GST के अंदर रजिस्टर्ड भी है वो डिडक्टर, उसके बावजूद भी उसने एक अलग से सेपरेट नंबर लेना कंपलसरी है उसके लिए। अब GST के अंतर्गत एज ए डिडक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने क्या करना होगा, जो इनकम टैक्स के अंदर एक टैक्स कलेक्शन का TDS डिडक्शन एंड कलेक्शन का एक अकाउंट नंबर होता है जिसको हम 10 कहते थे, वो है, तो केवल उसी के बेस पे उसका GST के अंदर एज ए डिडक्टर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कई बार जो गवर्नमेंट वैसे तो सेक्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर ही अप्लीकेबल है मोस्टली, एक्सेप्ट सोसाइटी को छोड़ के। कोई DDO यदि ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसे अपने मोबाइल नंबर, ईमेल ID
जो भी हैं वो चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि इस केस में ये एक पर्सनल लायबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करना और डिपॉजिट करवाना। तो बेटर रहेगा कि वो अपने जो है डीडीओ अपने ईमेल आईडी और न्यू ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर जाके अपने जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट डाल दे। पॉइंट नंबर 5 है टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ टीडीएस रिटर्न्स एंड टीडीएस सर्टिफिकेट। ये हम सेक्शन के अंदर भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी टीडीएस डिडक्टर है उसे कब टीडीएस रिटर्न जमा करवानी है और कब पेमेंट करनी है। यानी कि जीएसटीआर 7 के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पर जाकर उन्होंने अपनी 10 दिन जो कि नेक्स्ट मंथ के 10 दिनों के अंदर ही उन्होंने अपनी टीडीएस अमाउंट को डिपॉजिट करवाना और टीडीएस रिटर्न जो कि जीएसटीआर 7 के तहत जमा करवानी है। उसके बाद उन्होंने सेक्शन 39(3) और सबसेक्शन 8 के तहत अपना एक टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट इशू करना है, जो कि विद इन 5 डेज फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन द गवर्नमेंट अकाउंट के तहत उन्होंने देना है। अब बात आती है कि जो टीडीएस डिडक्टर है उस पर लेट फीस के प्रोविज़न या इंटरेस्ट फॉर लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस के प्रोविज़न अप्लीकेबल हैं या नहीं है। यस, उस पर जीएसटी के सभी रूल रेगुलेशन अप्लीकेबल हैं। यदि वो कोई लेट रिटर्न जमा करवाता है या लेट टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करता है तो उस केस में 100 रुपीज़ पर डे मैक्सिमम अप टू 5000 अंडर CGST एंड सेम अमाउंट अंडर SGST के अंतर्गत वो पे करने के लिए लाइबल होगा। और यदि वो टीडीएस जो उन्होंने डिपॉजिट करवाना लेट डिपॉजिट करवाता है तो उसके लिए भी इज़ लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 18% फॉर डिले पेमेंट एज पर द सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट। उसके बाद है कि क्या यदि कोई डिडक्टर एक्सेस टीडीएस पे कर देता है या डिडक्ट कर लेता है तो उसके लिए रिफ़ंड के प्रोविज़न है या नहीं है। यस, उसके लिए रिफ़ंड के प्रोविज़न है सेक्शन 54 के अंदर, लेकिन वो रिफ़ंड केवल तभी प्राप्त कर सकता है जबकि डिडक्टी ने उसके द्वारा पे किए गए टीडीएस को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू यूटिलाइज न कर लिया, उसको अवेल न कर लिया है। यदि उसने अवेल कर लिया डिडक्टी ने तो टीडीएस डिडक्टर रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकता। अब इस सेक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए टीडीएस को हमने दो सिचुएशन क्रिएट किए हैं। यदि कोई टेंडर जो अप्लाई किया हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक इंक्लूडिंग जीएसटी हो सकता है, एक एक्सक्लूडिंग जीएसटी हो सकता है। तो पहली सिचुएशन हमारी एक्सक्लूडिंग जीएसटी की, तो वे क्या है देखिएगा कि सप्लायर एक्स मेक्स टैक्सेबल सप्लाई वर्थ ऑफ ₹1 लाख टू ए म्यूनसिपलिटी वेयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई इज़ फॉर ₹15 लाख और जो जीएसटी रेट है 18% है। तो इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो हमारा टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो 15 लाख रुपए है, जो कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, और सारे की सारी वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई की है। तो इस केस में जो मिस्टर एक्स जो है इनवाइस रेज करेगा 1,18,000 रुपये का, यानी कि 1 लाख सप्लाई ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस 9,000 CGST प्लस 9,000 SGST। अब इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख रुपये पर है। जो म्यूनसिपलिटी का जो डीडीओ है वो टीडीएस 1,18,000 पर डिडक्ट नहीं करेगा, वो टीडीएस 1 लाख पर डिडक्ट करेगा, यानी कि 1% ऑफ 1,01,000 एज ए CGST, 1% ऑफ 1,01,000 एज ए SGST। और जो पेमेंट करेगा मिस्टर एक्स को, वो पेमेंट 1,16,000 रुपये करेगा। वो कैसे करेगा? 1 लाख प्लस 9,000 माइनस TDS 1% इन CGST 1% इन SGST। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंक्लूसिव ऑफ GST, यानी कि जो टेंडर मिला किसी भी पर्सन को, यानी कि सप्लायर को, वो इंक्लूडिंग ऑफ GST मिला। अब इसके लिए देखिएगा कि जो मिस्टर वाई है जो कि हरियाणा से बिलोंग करता है, उन्होंने एक टैक्सेबल सप्लाई का बिल रेज किया जो कि 1 लाख प्लस एग्जाम्प्ट सप्लाई का बिल ऑफ सप्लाई या टैक्सेबल सप्लाई जो कि 2 लाख रुपए का है। फाइनेंस डिपार्टमेंट और पंचकूला को बिल रेज किया। जो उनकी टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी वो 6 लाख रुपए थी, जिसके अंदर 2,60,000 रुपये टैक्सेबल सप्लाई जो कि इंक्लूडिंग GST है और 3,40,000 रुपये एग्जाम्प्ट सप्लाई का टेंडर अलॉट हुआ था उनको। GST रेट 18% था। अब इस सिचुएशन के अंतर्गत जो कि मिस्टर वाई ने जो टोटल बिल रेज किया 3,18,000 रुपये का, यानी कि 1 लाख प्लस 9,000 CGST 9,000 SGST प्लस 2 लाख एग्जाम्प्ट सप्लाई का, जो बिल 3,18,000 रुपये का है, इस पर GST लगेगा, यानी कि TDS के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे।
तो इसको देखने के लिए हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो टेंडर है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का है। यस, टेंडर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का है। अब इसमें देखना है कि जो इस टेंडर के जो टैक्सेबल सप्लाई है, क्या उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है या नहीं है। इसको देखने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए जीएसटी के अंतर्गत रूल बनाया गया, एक रूल 35, जिसके अंतर्गत ये कैलकुलेशन बताई गई हैं कि यदि टेंडर या जो अमाउंट है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो उसको नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट की जाएगी। उसके अंदर एक फॉर्मूला दिया गया जिसके अंदर बताया वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग जीएसटी मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी। हमारे एग्जांपल के अंदर रेट ऑफ जीएसटी 18% है, यानी कि 2,60,000 गुणा 100 डिवाइड बाई 118, जो कि टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू आ गई 2,20,340 रुपये, जो वैल्यू 2.5 लाख रुपये से कम है। तो इसलिए इस एग्जाम्पल के अंदर भी ये टीडीएस के प्रोविज़न अप्लीकेबल नहीं होंगे। अब हमें देखना है कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या सिविल वर्क जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, उस केस में जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जो वर्कर हैं यानी कि जो डीडीओ है, वो टीडीएस किस अमाउंट पर डिडक्ट करते हैं, वो टीडीएस बिड प्राइस पर ही डिडक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें समझना है कि जो हमारी जो बिड प्राइस है, हमें उनको भी समझाना है कि जो हमारी बिड प्राइस है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ सिविल वर्क ROB एंड ब्रिड्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पब्लिक वर्क्स B&R डिपार्टमेंट चंडीगढ़ ने रिलीज़ किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बिड प्राइस की डेफिनेशन दी है, यानी कि बिड प्राइस क्या है। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि बिड प्राइस जो है बिड प्राइस के अंतर्गत सारे के सारे टैक्सेस, यानी कि जो बिड प्राइस है उसके अंतर्गत सारे के सारे टैक्सेस हैं, जो कि 3 नंबर 3.13 के अंदर बताए गए हैं। उन्होंने बोला है कि ऑल टैक्सेस इंक्लूडिंग जीएसटी, CGST, SGST, IGST, सेस कंपोनेंट सेस, वो सारे के सारे इंक्लूड करने के बाद बिड प्राइस की उन्होंने डेफिनेशन बताई है। तो इसमें एग्जैक्ट वर्डिंग लिखी गई है कि बिड प्राइस इज इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज, टैक्सेस, CGST, any other levy payable by the contractor under the contract or for any other causes shall be included in the rates price and the total bid price submitted by the bidder। यानी कि जो बिडर के द्वारा जो भी बिड प्राइस सबमिट किया गया है उसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूड है। तो मान लीजिएगा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो किसी व्यक्ति को जो टेंडर अलॉट हुआ वो 1 करोड़ रुपए पर अलॉट हुआ। 1 करोड़ रुपए उन्होंने बिड लगाई और उससे के अंदर बिड प्राइस की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और 18% जीएसटी लगाएं। जीएसटी का रेट हम मान लेते हैं उस केस में, हालांकि 18 नहीं है, 12% है गवर्नमेंट के केस में जो रेट। तो उस केस में जो उसकी जो वैल्यू निकालेंगे एज पर रूल 35 के अकॉर्डिंगली 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस जीएसटी रेट। गवर्नमेंट के केस में जो जीएसटी रेट वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर 12% होता है, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसी वैल्यू पर इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। यानी कि जो सेक्शन 51 है जीएसटी के अंदर जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो टीडीएस डिडक्ट एक्सक्लूडिंग टैक्स अमाउंट पर डिडक्ट करना चाहिए। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट के जो डीडीओज हैं वो बिड प्राइस पर ही टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में 1 करोड़ की वैल्यू है तो 1 करोड़ पर 2% यानी कि 1% CGST, 1% SGST, 1 लाख रुपए CGST में और 1 लाख रुपए SGST में डिडक्ट कर लेते हैं। उनको ऐसा न करके 1 करोड़ में से पहले हम वैल्यू ऑफ सप्लाई करके कैलकुलेशन करें, जो कि 1 करोड़ रुपए में से हम निकालेंगे 12% के हिसाब से, तो 89,28,571 रुपीज़ आएगी। और इस पर हम 1% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो कि लगभग 89,000 निकल के आएगी। उनको वो टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए, नहीं कि 1 लाख रुपये। यानी ग्रोस वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट नहीं बनता, जो कि गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर भी बताए गए हैं उनके अंदर भी इसकी डेफिनेशन दी गई है, वो ऐसा मतलब गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा डिस्कशन जो कि मैंने आपसे किया। इससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है और जो भी गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है हरियाणा गवर्नमेंट का, सेम जो डॉक्यूमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है वो भी हम अपने वीडियो के साथ अटैच कर रहे हैं। आप इनको डाउनलोड कर इनसे गो थ्रू हो सकते हैं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।